नमस्कार। आयुष दर्पण पर क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में कुछ केस स्टडी प्रेजेंट करने के लिए हमने आमंत्रित किया है वैदिक रंजन तिवारी जी। मैं देखता हूं कि वो जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते हैं। उन्होंने एक केस मेरे को शेयर किया था। जो उन्होंने आई थिंक लिवर के, मैं जो रिपोर्ट आपको मैंने शेयर की थी आई थिंक बेहतर होगा कि वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें chronic liver disease with portal hypertension and mild ascites और bilateral renal cyst, prostatomegaly without significant PVRU। ये 26 तारीख का रिपोर्ट था, 26/6/2023 का। फिर उन्होंने जो है वो 25/8/2023 की रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें केवल माइल्ड फैटी इन्फिल्ट्रेशन और मतलब जो लिवर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी इसमें नॉर्मल आ रही है और बाकी रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल। इन्होंने बताया कि मैंने इसमें यकृत बिहारी लौ, Li52, पल्त्रिकादि काढ़ा, मकोई अर्क, नरनवा अर्क और हिमप्लेसिया का प्रयोग किया था। तो मैं प्रयास करता हूं उनको जोड़ने का आपके साथ में, और फिर वो किस प्रकार से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स करते हैं ये बताएंगे आपको। और वो कुछ इसमें नई चीज बताना चाह रहे थे, तो हमने कहा क्यों नहीं आज हम उनसे बात कर लेते। दूसरा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आपको मैंने एक क्लिनिकल, मैंने आपको एक शेयर किया था, एक ब्रोशर शेयर किया था। अगर आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो अपने क्लिनिकल केस को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको वो ब्रोशर भी शेयर कर दूं। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से सभी को जानी चाहिए। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है और अच्छा प्रयास है। अच्छा प्रयास हमेशा सराहा जाना चाहिए। हम भी प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रयास को किसी भी तरह से लोगों के फायदे में आए, लोग इससे लाभ लें और जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले। तो ये आपके स्क्रीन, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और अमृता आयुर्वेद कॉलेज का तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने मिलकर के आप अपने बेस्ट केसेस, अपने केसेस को आप शोकेस कर सकते हैं। और के लिए आयुष सेल एक प्रोजेक्ट है। तो 4 सितंबर इसकी सीएमई की डेट रखी गई है, 11 बजे से 3:30 बजे तक। इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो शरण्या और स्वर्ण लेथा ये हैं, और इसमें एक ईमेल आईडी दी है ayushcell@ayu.amrita.edu। यदि आपका कोई केस स्टडी इस प्रकार का है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और जैसे कि आपको कहीं ना कहीं आपको आपके केसेस को आगे फंडिंग भी की जाएगी। अगर वो केसेस अच्छे लगे और पसंद आए और उस पर आगे क्लिनिकल ट्रायल पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो तो भी अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने प्रैक्टिस में जो बेहतरीन आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है या कोई केस आपने ठीक किया है, वो केस आप जो है यहाँ पे बताएंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जो है वो प्रियरंजन तिवारी जी को यहाँ पे जोड़ूं और वो अपने केसेस को बता पाए। तब तक यहाँ पे जुड़ चुके हैं आई थिंक राम कुमार जी, श्वेता जी, प्रकाश वर्मा जी और विनीता चौहान जी। तक वो जुड़ते हैं तब तक आप अपने कोई केसेस शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी केसेस हैं उसको हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम कुछ आपको कुछ चीजें, अभी थोड़ी समय बाद 9 बजे एक चरक संहिता पर भी एक सत्र है, उस पर भी अभी मुझे जाना है, वहां पर भी कुछ पे थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो एक मैं आपको आज छोटी सी केस स्टडी में कैसे, कल भी मैंने आपकी केस स्टडी बताई थी। मैं शायद म्यूट हो गया लगता है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ट्राइजेमिनल,
लो सर। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं उसकी एक केस स्टडी आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं जब बीएमएस कर रहा था तो मेरे ब्रदर, मेरा भाई था, उसको अचानक से वो गंगा जी में नहा के आया हरिद्वार में, और उसको अचानक से थ्रॉबिंग पेन स्टार्ट हो गया। आईब्रो के नीचे एक ऐसा लग रहा था जैसे हथौड़ा मार रहा हो। तो उस वक्त पता नहीं था हमें, और इतनी ज्यादा इंटेंसिव पेन था कि वो असहनीय वेदना हो रही। कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। मेरे को याद है वहां पे एक वैद्य राजेंद्र अग्रवाल हुआ करते थे। उनके पास रस औषधियों के बड़े जानकार थे। तो उनके पास जो है हम गए, वहां पे बगल में थे वो वैद्य जी थे। बहुत ही सीनियर वैद्य, हमारे यहाँ रसशास्त्र के प्रोफेसर भी थे सर। सर ने कुछ पुड़िया दी। पुड़िया को देने के बाद जो है वो थोड़े समय तक तो वो दर्द गायब हुआ, लेकिन फिर से रिकरेंस हुआ। फिर मुझे याद है कि उस समय में कार्बामिजापिन नाम की ड्रग आती थी जो एपिलेप्सी के लिए दी जाती है। वो दवा शायद चलाई गई थी, और उसके बाद वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ठीक हुआ था। लेकिन मैं अब इतने सालों के बाद मेरे पास एक केस आया कि उस वक्त डीएमएस कर रहे थे, थर्ड ईयर में थे, तो नॉलेज तो थी नहीं चिकित्सा करने की। लेकिन आज 20-22-32 साल के बाद एक ऐसा ही रोगी आया, करीब एक हफ्ते पहले आया था, जिसकी मैंने जैसा कि हमें हर रोगी का आपको करना चाहिए, आपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो यही आपको काम आता है। आज अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा भी उन्हीं लोगों को बुला रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो एक रोगी आए जिसको इसी प्रकार का सिरस सूल था, और उसने किसी प्रकार से आधुनिक औषधियां लेकर के लाभ लिया था। उसने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कराए थे, किसी ने माइग्रेन बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई ऐसे ही कोई भी। हाँ, एक चीज थी कि उसने बताया कि कोविड काल में उसे कोविड का इन्फेक्शन हुआ था। सामान्य मैंने उसकी नाड़ी परीक्षण की तो नाड़ी में पित्त प्रधान कफ की नाड़ी थी। पित्त प्रधान कफ की नाड़ी का अर्थ ये होता है, श्वेता जी, सत्य प्रकाश जी, पित्त प्रधान का अर्थ होता है मंडूक गति। आपको बाहर से ही, आप जो लोग नाड़ी परीक्षा जानते हैं वो जानते होंगे कि मंडूक गति जो है वो वर्टिकल लिफ्ट होता है। नाड़ी का वर्टिकल लिफ्ट जो होता है वो मंडूक गति कहलाती है। और कफ, कफ की जो गति है, कफ की गति सामान्य रूप से आपको नॉर्मल रोगियों में समझने में बड़ी मुश्किल होती है। सर्वोदय शर्मा जी भी यहाँ गए, ये रोगी हैं, आज इनका केस भी लेंगे। ये कई दिनों से सर्वोदय शर्मा जी से मांग रहे थे मीटिंग आईडी, तो आज इनको अपना केस बताना होगा। मैं थोड़ा सा आपको पहले अपना ये केस कंप्लीट कर दूं। तो उसकी जो है मल हमने देखा, तो उसमें मल के बारे में पूछा तो ग्रथित मल त्याग करता था वो रोगी। रोगी की प्रकृति जो थी वो पित्त प्रधान कफज प्रकृति का था। और उसने कुछ एमआरआई वगैरह करा रखी थी उसने। जब उसका हेतु पता कराया गया तो पता चला कि उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है, आहार विहार विरुद्ध है, चिंता करता है, कई बार कामला, जीर्ण अम्ल पित्त, कोविड में भी प्रॉब्लम रही उसको, धातुजन्य दौर्बल्य रहा। जब उसकी संप्राप्ति मैंने सोची तो मैंने सोचा कि इसको जो विरुद्ध आहार विहार किया है इसने, जिस और साथ साथ में स्ट्रेस बहुत है, अम्ल पित्त भी बना रहता है, इसके कारण पित्त प्रधान जो है वो, सारे दोषों का प्रकोप तो हुआ लेकिन पित्त प्रधान दोष प्रकोप पित्त प्रधान रहा। और अल्टीमेटली जो है रक्त की दृष्टि भी, रक्त धातु की दृष्टि से सिरह प्रदेश में स्थान संश्रय हुआ। फिर सिरहशूल, नेत्रशूल, अनिद्रा, इस प्रकार से अनंतवाद की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे जो हम चिकित्सा देते हैं ये शूलनाशक चिकित्सा, हमने वात पित्त शामक चिकित्सा, रक्त प्रसादक और रसायन से कॉम्बिनेशन देते हैं। इसका लिए चिकित्सा सूत्र हमने क्या फॉलो किया, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में एक चिकित्सा आई है, शिरा वैद्यस्य कर्तव्यो अनंत वात प्रशांत आहारस्य विघातव्यो वात पित्त विनाशन। ये उत्तर तंत्र में आया है सुश्रुत में। इसके अनुसार हमने सिरहसूल वज्रबटी दी उनको, 2 गोली सुबह शाम। सूत शेखर रस हमने उनको 250 मिलीग्राम की गोली दी। गोदंती भस्म और प्रवाल भस्म 250-250 मिलीग्राम मिला। गोदंती और प्रवाल भस्म जो है बहुत अच्छा काम करती है एक साथ अगर आप दें। ये हमारे गुरुदेव का है। तिवारी सर आप आएंगे? बस चालू है वो, आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद आ जाइए, कोई बात। ठीक ठीक।
तो ये मैं बता रहा था आपको, तो इस प्रकार से मैंने ये दिया। और साथ में आप उसको यष्टि मधु 1 ग्राम, हरितकी 500 मिलीग्राम, पिप्पली 200 मिलीग्राम शाम को, सीतोपलादी चूर्ण 125 मिलीग्राम मधु और घृत के साथ। साथ में पथ्य के लिए उसको कहा कि आप कटु अम्ल लवण रस को बहुत कम मात्रा में लेंगे, सात्विक आहार करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने उसको चिकित्सा दी और 3 दिन के बाद वो कहा कि मेरे को बहुत लाभ मिला है सर, मेरे को काफी दिनों से परेशान था मैं, और मुझे काफी लाभ मिला। चलिए मैं अभी अपनी इस केस को मैं रखता हूँ यहीं पर। अभी ये सर्वोदय शर्मा जी आ गए हैं। सर बताइए सर, आपका, आपने मीटिंग आईडी पासवर्ड लिया था, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या तकलीफ है आप जी। आवाज आ रही है आपको शर्मा सर? यहाँ आवाज आ रही है। बस अपना नाम बताइए, यहाँ पे बैठ के लोग हैं। एक्चुअली क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि आप हमारी संभाषा में जुड़ने में इच्छुक है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि आप संभाषा में अपने आप को केस के रूप में रखना चाहते हैं जी। मुझे किसी जमाने में बहुत साल पहले थायराइड हुआ था। ये जी जी हाइपर थायराइड था जो जी न्यूक्लियर मेडिसिन से हाइपोथायराइड में कन्वर्ट किया। जी और चूंकि हाइपोथायराइड कम खतरनाक होता है शरीर के लिए, इसलिए थोड़ी दवा खानी पड़ती है डेली। जी तो बेसिकली तो मेरा यही एक प्रॉब्लम था, लेकिन हाल में इधर 1-2 महीने से मैंने महसूस किया है कि थोड़ा बीपी मेरा बढ़ा। जी चूंकि मेरे, हाँ, मैं सवेरे उठा तो शाम तक मुझे दर्द थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर में था। तो मैंने यहाँ जो बेस्ट अवेलेबल कार्डियोलॉजिस्ट था उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे, मैंने उनको ये बताया कि मैं दवा कम लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ योगासन से या कुंभक विधि से ही अपने शरीर को मजबूत करूं और दवा कम से कम लूं। तो उन्होंने मुझे एम्लोडिपिन 5 mg खाने को कहा। तो अभी मैं पिछले 15-20 दिन से वो खा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट मांगी, तो 2 महीने पहले की मेरे पास रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज है। मैंने कहा कि बॉर्डर लाइन शायद होगा, क्योंकि कई सालों से जब मैं हेल्थ चेकअप के लिए जाता था बड़े अस्पताल में, तो वहां वो बताया करते थे कि बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है, और आपको परहेज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जो बताते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। तो शायद मैंने उतना नहीं किया, और इन्होंने मुझे कहा वो रिपोर्ट देख के कि नो, यू आर नॉट बॉर्डर लाइन, यू आर डायबिटिक, कार्डियोलॉजिस्ट ने। तो मुझे समझ जी में आया कि बीपी भी और डायबिटीज का मुझे कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे बात करने के थोड़े पहले एक स्वामी राज विभू है, उनका टॉक डायबिटीज पे सुन रहा था जी कि हाउ टू स्ट्रेंथन योर ऑर्गन एंड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। जी बस यही प्रॉब्लम है डायबिटीज की। मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही की बात है कि वो शायद लेवल हाई आया। जी। आपको ऐसे करते क्या है सर अभी? मैं बेसिकली एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं एक जमाने में आर्मी में था, फौज में था, गढ़वाल राइफल्स में था, बहुत जमाने पहले। जी और आमतौर पर मेरा डाइट पर या जो मेरी आदतें हैं ऐसी नहीं है कुछ खास जिससे ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, एक जमाने में सिगरेट बहुत पीता था। जी जी। तो आपकी, एक तो सर आपकी जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हेतु कहते हैं सर, कारण, किसी भी चीज के पीछे होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हाँ तो जैसा कि आप जो है, आपका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी बैकग्राउंड का रहा, और आप आर्मी बैकग्राउंड में लोग बहुत सक्रिय लाइफ लीड करते हैं। हाँ लेकिन क्या है कि साथ साथ में आपने बताया कि आपको निश्चित रूप से आप लीकर भी लेते रहे होंगे, क्योंकि आर्मी में अक्सर लोग लेते हैं लीकर। नहीं, पहले नहीं लेते सर? इधर इधर तो बिल्कुल बिहार में ऐसे भी प्रोहिबिशन है, और मैं एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो ये सब मैं अवॉइड करता हूँ। पहले पहले मैं पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ, पूर्व में नहीं। पहले तो फौज में या फौज से आने के बाद कई सालों तक तो
ये सब थोड़ी बहुत आदत रहती है, इसमें जी। क्या छुपाना। प्लस आपकी एज कितनी है सर? जी, एज, एज प्रेजेंट एज क्या है आपकी, उम्र? मेरी उम्र 72-73 है। सर 72-73 साल है, तो धीरे धीरे क्या होता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो हम लोग आयुर्वेद, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए 72-73 वर्ष में हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारे कुछ चीजें ऐसा ऐसी होती है, जो क्षय जो होता है शरीर का, डिजेनरेशन, ये हाँ, स्वाभाविक है, जरा एक स्वाभाविक व्याधि के रूप में आती है। हाँ, और वो उन अंगों में ज्यादा प्रभावित करती है जो अंगों को हमने शुरुआत में, जब हम युवा रहे होंगे, तो हमने उनका अति दोहन किया। जैसे आपने बताया कि मैंने सिगरेट पी बहुत, तो हाँ। सिगरेट स्मोकिंग से निश्चित रूप से जो है लंग्स का कहीं ना कहीं लंग्स प्रभावित हुए आपके सर। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से आपको जो है ये जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं आई हैं वो इसी वजह से आई हैं। निश्चित रूप से आप अभी आप बता रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूं और मैंने जो है अपना लाइफ स्टाइल करेक्ट किया है, उस हिसाब से जो आप बता रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल करेक्शन बहुत अच्छी चीज है। आप सर मेरी जो आपको एडवाइस है कि आप कुछ रसायन औषधि का सेवन करें। रसायन औषधियां। रसायन औषधि इस नाम से आयुर्वेद में मिलता है क्या, डाबर? हाँ क्यों नहीं या मिलता है, रसायन औषधियां आती हैं, यहाँ आप उनमें आयुर्वेद खासकर की मुख्यतः 3 दुकानें हैं, एक डाबर की, एक बैजनाथ की और एक जी। पातंजलि की। आप जो है डाबर की भी या बैद्यनाथ की भी, डाबर में जाएंगे तो वहां पे एक ब्रह्म रसायन आता है सर, ब्रह्म रसायन। ब्रह्मा रसायन। हाँ, अच्छा। तो सर आप उसको देख लीजिए, डायबिटिक तो नहीं है ना आप? डायबिटीज मैंने कहा ना कि इधर शुरू हो गया है, 1 आध 1.5 महीने पहले, 2 महीने। देख लीजिएगा, शुगर फ्री आता है उसका बनाया हुआ, आप हाँ, उसको ले सकते हैं आप, है ना? हाँ। बाकी आप 72 साल की उम्र में आप एक्टिव हैं, तो आप फिट हैं हमारी तरफ से। बड़ी बहुत समस्याएं होती रहती हैं जी। क्या, नहीं समझ पाया मैं। 72 वर्ष की उम्र में आप सक्रिय हैं और आप सब काम कर रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं, तो हाँ, सर मैं ये आप देखिए 5 दिन बहुत। बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी खा के रह सकता हूँ, और वो सब चिंता नहीं है, वो सब काम हाँ मैं तो कर सर आप, लेता तो बस आप कुछ नहीं, योग प्राणायाम करिए सर, आप योग प्राणायाम को अपनाइए हूँ। हाँ। और कुछ रसायन औषधि का सेवन कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ब्रह्मा रसायन बताया ना आपने? हाँ ब्रह्म रसायन, जी 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 सर। अच्छा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है, मैं आयुर्वेद आपको की। आपको आपके आपके व्हाट्सएप में मैसेज करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है सर? ठीक है, मैं सिर्फ एक आयुर्वेद की दवा, मैं और मेरे पिताजी 95 साल के हैं, वो भी लेते हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। जी जी जी। हम लोग वो त्रिफला और सफगोल और अजवाइन मिला के रात में पीते हैं। सर वो त्रिफला तो अपने आप में बहुत बड़ा रसायन है, अगर आप वह भी लेंगे हाँ, तो बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा मेरी जानकारी जीरो है। नहीं नहीं, वो अपने आप में बहुत बहुत बढ़िया रसायन है सर। जी। त्रिफला जो है अपने आप में रसायन है। ठीक है, तो मैं इसी में आपका गाइडेंस, मैंने टॉक आपका सुना, उससे बहुत प्रभावित था, और बहुत सी चीजें आप बता रहे थे जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाया उस वक्त। हम थे, और मेरे एक जी मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ मैं चाय वाय पीता हूँ बराबर, और वो भी योग में जी। काफी इंटरेस्टेड है। तो दोनों ने मिलके देखा था आपका कार्यक्रम, और हम लोग दोनों बहुत प्रभावित हुए थे। शायद वो धन्यवाद भी धन्यवाद, आपसे आप संपर्क करें। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आप पटना में हैं सर? जी, जी। और कौन सी पॉलिटिकल उसको आप रखते हैं, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए पर वो शायद आपको बहुत पसंद नहीं आएगा, मैं मार्क्सिस्ट हूँ। चलिए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं थैंक यू। थैंक यू सर, तो आप फिर आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर करेंगे आपको, है ना? जरूर जरूर, आप, बड़ी मेहरबानी होगी। जी, थैंक यू। तो हमारे बीच में ये अभी सर्वोदय शर्मा जी थे, वो अपना कुछ बहुत दिनों से मेरे से फोन करके मैसेज करके इस संभाषा में आना चाह रहे थे। तो अभी प्रियरंजन तिवारी जी हमारे समक्ष आ गए हैं, उन्होंने एक केस ठीक किया है, और वो केस का मैंने आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर किया था, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। तो प्रियरंजन तिवारी सर, आप बताइए कि आपने
तो यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ महेश कुमार जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, वैद्य वर्षा कौशिक जी हैं, तकदीर जी हैं, प्रवीण जी हैं, बीएम महाजन जी हैं, राम कुमार जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, श्वेता जी हैं, विनीता जी हैं, अजय कत्यायन जी हैं, शशि तिवारी जी। शशि तिवारी जी शायद प्रियरंजन तिवारी जी का परिचय दे देता हूँ मैं। ये संपूर्णानंद आयुर्वेद कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और एनआईए से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं ये इनके पास जो है ज्वर की चिकित्सा में बड़ा जबरदस्त कमांड है। ये काढ़े देते हैं और बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। ये काढ़े के मुरीद बड़े दूर-दूर से लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज पहले तो अपना वो केस बताएँ, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तिवारी सर, आपका स्वागत है यहाँ। ये हाँ सर, प्रणाम सर। और सभी जो लोग हैं, व्यूवर्स हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में ही मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपना जैसे एक डिजीज होती है क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। कोई ड्रिंक कर सकता है, एल्कोहल का ज्यादा यूज हो, या फैटी चीजें ज्यादा कोई खा रहा है, या कोई हेपेटाइटिस हो गई हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो कई तरह के कॉज उसके हो सकते हैं और कुछ कॉज अननोन है, कुछ जेनेटिकल भी होते हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट आया था उसका लगभग एक तरह से मैंने हिस्ट्री जब ली उस पेशेंट की, तो वो मुझे कहीं से भी किसी कॉज में वो आया नहीं, सिर्फ अननोन कॉज उसको मैंने माना कि मे भी किसी कारणवश उसको हो गया हो। तो उस पेशेंट का जो सर आपने जो रिपोर्ट जो बिफोर ट्रीटमेंट वाली जो आपने दर्शकों को बताई होगी, तो उसमें क्या है कि बिफोर ट्रीटमेंट जो उसमें था माइल्ड एसाइटिस थी उसको, और पेन होता था उसको बहुत ज्यादा, और लीवर लीवर में भी उसके काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लीवर में प्रॉब्लम थी, इसके अलावा किडनी में भी थी, उसको प्रॉब्लम थी, दोनों तरफ सिस्ट थे बने हुए, प्रोस्टेट की भी उसको साथ में प्रॉब्लम थी। तो एक साथ मल्टीपल स्रोतों अवरोध था उस जगह पे। तो मैंने जो एक कॉन्सेप्ट इसमें लगाया कि एसाइटिस में क्या है कि जो एसाइटिस है डिजीज, ये इसका ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में कहाँ वर्णन है। तो हमारे आयुर्वेद में जो उदर रोग जो है, उदर रोग की चिकित्सा जो बताई गई है उसमें जलोदर जो है, जलोदर से इसका सामंजस्य बैठता है कि जलोदर जो डिजीज है, तो अगर ये डिजीज है, तो हमें जलोदर की जो चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में, अगर हम उस कॉन्सेप्ट से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को लाभ मिलेगा। अच्छा, पानी इतना भी ज्यादा उसके पेट में नहीं था कि जिसको कि टैपिंग करके निकाला जा सके। ठीक है, तो पानी की मात्रा जो थी उसके जो पेरिटोनियल जो फ्लूइड है उसमें कम, पेरिटोनियम में कम थी। तो अब आप, लेकिन वो बन जरूर रही है, और एक आध बार उस पेशेंट ने निकलवाने का भी प्रयास किया तो बहुत ज्यादा मात्रा में निकला नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम उसको और बढ़ गई कि जैसे ही उसने निकलवाया तो थोड़ा सा पानी की मात्रा वहां ज्यादा बनने लगी। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि पानी तो हमारे पेरिटोनियम फ्लूइड में हमेशा ही बनता रहता है, रेगुलर बनता रहता है, वहां मॉइस्चर बनाए रखने के लिए कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल जर्क हो या इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको, एक्सटर्नल जर्क हो तो वो डायरेक्ट ऑर्गन तक ना जाए, इसलिए वहां एक फ्लूइड की थिन लेयर होती है हमारे पेरिटोनियम में। और इंटरनली जो भी टॉक्सिन बनते हैं उनको वो पेरिटोनियम क्या करता है, बाहर निकाल के ड्रेनेज करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर का वो ड्रेनेज सिस्टम है। तो उसमें जो चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई, आयुर्वेद में ये चिकित्सा बताया गया कि सारे चैनल्स जो हैं, सारे स्रोतस आपस में मिले हुए होते हैं, जितने भी स्रोतस हैं कहीं न कहीं उनका जो टर्मिनल पॉइंट है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो इसमें जो आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है जलोदर में, एक ही चिकित्सा बताई गई है कि आपको उसी को पालन करना है। महर्षि चरक के समय कोई औषधियां नहीं थी उस टाइप की कि ज्यादा वो दवाई देते थे। उनका कॉन्सेप्ट था कि पंचकर्म के थ्रू इसको कैसे ठीक करें, तो उन्होंने इसमें नित्य विरेचन का रखा कॉन्सेप्ट कि आपको नित्य विरेचन देना है, और नित्य विरेचन में कहीं भी मूत्र विरेचनीय दवाइयां नहीं है कि डायूरेटिक्स का यूज किया जाए। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, डायूरेटिक्स का वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो डायूरेटिक्स चलाते हैं, वो डायूरेटिक्स के माध्यम से थ्रू यूरिनरी सिस्टम जो है वो उसको निकालते हैं पानी को, जबकि उससे पानी बहुत ज्यादा नहीं निकलता, और दूसरा टैपिंग कर देते हैं। आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट है वो मल द्वार से आपको निकालना है पानी, मतलब पानी जो निकलेगा वो मल द्वार से निकलेगा। तो मैं, अच्छा, वो जो पेशेंट था ना, वो उससे पहले जो मेरे पास आया था तो वो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो ले चुका था, 15 से 20 दिन वो ले लिया, तो उसकी तबीयत उसकी थोड़ी बिगड़ रही थी। तब किसी ने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप इनसे मेरे से मिलें,
फिर वो मेरे से मिला, फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट उसको बताया कि भाई ये दवाई आप खाओ, और लेकिन इसको छोड़ना मत, कभी आप रेगुलर लेना। तो उससे हुआ क्या कि जो दवाइयां मैंने चलाई, आप लोगों को सर ने भी मैसेज किया होगा कि क्या क्या दवाइयां चलाई थी। एक तो 2 दवाई आती है जो कि विरेचन बहुत अच्छा कराती है जलोदर के कॉन्सेप्ट में। एक तो जलोदरारी रस है, दूसरा है यकृत प्लिहारी लौह। तो मैंने जलोदरारी रस नहीं चलाया क्योंकि बहुत ज्यादा उसके पेट में पानी नहीं था। तो मैंने यकृत प्लिहारी लौह चलाया, वो भी 1 टेबलेट ओडी चलाई, मतलब 24 घंटे में 1 गोली ही खानी है उसको। और उसके अलावा ली-52 दे दिया उसको, सिंपल दवाई फलत्रिकादी क्वाथ दे दिया, जो कि लीवर प्रोटेक्टिव है, हिपेटो प्रोटेक्टिव उसमें ड्रग्स होती हैं, और थोड़ा सा पित्त का विरेचन भी कराती है। तो एक तो वो पित्त के एरिया में वो श्रोतोअवरोध वो दूर करेगी। उसके अलावा और भी चीजें उसमें हैं जो कि अगर कोई इन्फेक्शन भी अगर हो, हिडन हो, जो जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन को भी वो दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं फलत्रिकादी क्वाथ में, क्योंकि पंचतिक्त वगैरह उसमें मिले हुए हैं। तीसरा उसको पुनर्नवा अर्क दिया और अर्क मकोए दिया। पुनर्नवा का भी काम है, लीवर जो होता है रीजनरेशन की पावर उसमें होती है कि कोई भी ऑर्गन हो उसको रीजनरेट करने का, वो पुनर्नवा में काफी अच्छा है। और मकोए मैंने दिया, और जो कि लीवर हिपेटोप्रोटेक्टिव है। और लास्ट में उसको चूंकि प्रोस्टेट की उसको प्रॉब्लम थी, इम्प्लेसिया टेबलेट उसको चलाई। तो उस पेशेंट ने फिर मुझे कभी संपर्क नहीं किया उस पेशेंट ने, और ना मेरे पास उसका नंबर था। तो आज ही उसका मेरे पास मैसेज आया, आज सुबह ही, कि उसने दूसरी रिपोर्ट उसने भेजी कि सर मैं ये दवाई रेगुलर ले रहा था, और लगभग 3 to 4 months मुझे लग रहा है उसने लिया होगा, या 2 महीने करीब लिया होगा। एकदम वो कंप्लीटली वो लगभग ठीक लग रहा है, मतलब 98% उसकी प्रॉब्लम उसकी ठीक हो गई है। और जहां तक बात है कि फैटी लीवर हल्का सा आया है, फैटी लीवर तो सबके अंदर आता है आफ्टर 40 years ऑफ एज। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका फैटी लीवर ना हो, वो कोई डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स हमारे शरीर में बनने कम हो जाते हैं, और लीवर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। तो इस कारण से फैट का डिपोजिशन होता है, वो कोई डिजीज नहीं है। हाँ, अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसको फैटी लीवर ज्यादा खतरनाक होता है उसके लिए। अगर कोई ड्रिंक नहीं करता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल ज्यादा लेने से भी फैटी लीवर होता है, तो वो उसका था नहीं पेशेंट का। और थोड़ा सा एक उसको सिस्ट अभी मिला हुआ है एक साइड, लेफ्ट साइड ऑफ किडनी में। तो ये जो यकृत प्लिहारी लौह था, तो ये क्या करता है आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ आ रही तो है, आ ये रही जो है। ओके सर, ओके सर। तो ये जो यकृत प्लिहारी जो लौ है, ये क्या है कि एक्चुअली पूरी विरेचनी है। ये मल को निकालता है, और उसके बाद उसको कई मोशन उसको आते थे। मतलब एक टेबलेट लेने के बाद भी उसको कम से कम 4 या 5 बस वो बार वो मोशन जाता था। प्लेट में दो, तुम इतना छोटा और बर्तन धीरे या थाली है ना बड़ा वाला, उसमें दो। और धीरे धीरे करके उसका धीरे धीरे एसाइटिस उसकी ठीक हुई। वहां का जो भी स्रोतो अवरोध था, जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन था वहां के चैनल्स में, एब्डोमेन के चैनल्स में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन था, मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन उसका दूर हो गया उस टेबलेट को रेगुलर प्रयोग करने से। और उसने लगभग 1.5-2 महीना उसने खाया है। तो अब मैंने उसका बंद कर दिया आज से मैंने उसको बोला है कि बस तुमको एक चीज ध्यान रखना है, कंप्लीट तो हो गया 98% लगभग, ये ठीक है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ एक दवा लेंगे, वो है त्रिफला। आप त्रिफला चूर्ण आप लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन न बने, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसको दोबारा हो सकती है अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो मैंने एक चीज देखा कि बचपन में लोग कहते थे कि पेट अगर आपका साफ है, अगर क्लीन है, तो आप मैक्सिमम बीमारियों से आप दूर रहते। तो बचपन में मैं इसको वैसे ही सोचता था कि ये वैसे ही घर में लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आप किसी का भी अगर आप शुद्धिकरण आप कर देते हैं एब्डोमेन का, क्योंकि आजकल हम लोग खाते पीते ऐसी चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती हैं। तो हमें हमेशा भरसक प्रयास करना चाहिए। और एक चीज मैंने और देखा कि जो लोग दिन में 2 बार फ्रेश होने जाते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, वो जीवन भर कभी भी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम उससे कोई कभी वो पीड़ित नहीं होते। ना उनको कभी कार्डियक अटैक आएगा अगर वो 2 बार अगर कोई व्यक्ति फ्रेश होता है तो। मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार, और एक बार भी अगर कोई होता है लेकिन कंप्लीटली अगर वो फ्रेश हो जाता है सुबह, तो वो व्यक्ति को भी कभी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अब ऐसे पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं
जो कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं अल्टरनेट डे अगर किसी को हो रहा है तो तो ये जान के कि चूंकि वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेशेंट, मैंने त्रिफला चूर्ण उसको प्रिस्क्राइब कर दिया। और फिर मैंने बोला कि अगर उससे भी अगर ना हो तुमको विरेचन तो 2 बार ले लेना त्रिफला चूर्ण, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर उससे भी ना हो तब तुम यकृत पिलियारी लो, कभी कभी तुम ले लेना, जिससे कि तुम्हारा वीकली जो है स्रोतो अवरोध जो है, क्योंकि ये स्रोतो अवरोध एक दिन हो जाएगा बहुत ज्यादा ना तो उसको वाकई फिर से एसाइटिस हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि उसको दोबारा से एसाइटिस हो, क्योंकि उसकी एज अब बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस तरह से मैंने उस पेशेंट को, सिंपल ट्रीटमेंट था लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा मिला पेशेंट में। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला केस था, इससे पहले और भी 4-5 केसेस और भी थे जो कि सीवियर एसाइटिस से पीड़ित थे, जो कि इसको बोलते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया था। एक पेशेंट था जो कि एल्कोहलिक था, तो उसको सारे हॉस्पिटल ने उसको मना कर दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। उसका सीवियर एसाइटिस था, इवन पैरों में इडीमा भी था, सूजन भी था। अच्छा, ये जो पेशेंट आया था ना, इस पेशेंट का नाम मैंने रखा था पेशेंट इडीमा। पेशेंट एसाइटिस मैं लिखता हूँ जनरली, लेकिन मैंने इस पेशेंट का नाम इडीमा लिखा था क्योंकि इसके पूरे शरीर में भी शोथ था। ये साइन सिम्टम मैंने आपको नहीं बताया कि एक तो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, दूसरा उसके पूरे शरीर में भी सूजन थी, मतलब पैरों में भी बहुत ज्यादा इडीमा था। तो वो आया था मेरे पास और एलोपैथ का ट्रीटमेंट उसका चल रहा था ऑलरेडी, कोई लाभ उसको नहीं मिल रहा था। तब वो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में आया, तब जाके तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज में स्टेप उठाना चाहिए कि एक हिपेटोबिलियरी सिस्टम का एक अलग से एक डिपार्टमेंट रन करके इसको वो ट्रीटमेंट करें, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर चलाई जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने ये देखा कि अच्छा, वो जो पेशेंट जिसका मैं बता रहा था पहले कि एक और पेशेंट था, तो उसको भी बहुत सीवियर एसाइटिस थी। तो उसकी एसाइटिस मुश्किल से मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने में वो कंप्लीट, वो पूरा स्क्रोटम का इडीमा, पैरों का इडीमा, हाथ पैर का और एब्डोमेन का सब कुछ उसका ठीक हो गया था सिम्टोमेटिकली। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था उसका कोई रिपोर्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो पेशेंट ठीक होने के बाद वो कहने लगा कि मैं कंप्लीट ठीक हो गया हूँ। तो वो घर वालों से छुप छुपा के वो फिर से ड्रिंक करने लगा और दवाइयां उसने बंद कर दी और 1-2 महीने उसने जम के ड्रिंक किया। फिर बाद में वो पेशेंट दोबारा नहीं बचा, क्योंकि वो फिर उस स्थिति में ही नहीं था कि वो दवाई खा सके। उसकी हालत इतनी सीरियस हुई। अगर वो उस समय उसने जो छोड़ दिया था ड्रिंक वगैरह करना 1 महीना, अगर वो नहीं करता तो फिर भी वो आगे कंटिन्यू हो जाता। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ये ड्रिंकर्स को थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और वैसे भी लोगों को हो रही है जो लोग ड्रिंक नहीं भी कर रहे हैं या कोई और कारण से भी हो जा रही है। तो हम ये सिंपल सा ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट यही रखना है कि आप उसको नित्य विरेचन आप कराइए, मतलब डेली उसको विरेचन होना चाहिए। डेली मोशन होता रहेगा तो धीरे धीरे करके एसाइटिस भी ठीक होगी, स्रोतो अवरोध ठीक होगा, और लीवर को एक मौका मिलेगा। लीवर के ऊपर बर्डन, एक्चुअली क्या, लीवर भी स्रोतो अवरोध दूर करता है, खुद भी ड्रेनेज करता है। हमारे पेरिटोनियम से जो भी फ्लूइड होता है वो पोर्टल सिस्टम के द्वारा वो लीवर में ही जाता है। तो एक तरह से पेरिटोनियम को ड्रेन करने का काम लीवर का है। तो वहां पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर लीवर फेल होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, वो पोर्टल वेन में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो ड्रेनेज नहीं कर पाता प्रॉपर, क्योंकि आगे का रास्ता लीवर खराब हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा। तो ये जो विरेचन देने से ये फायदा होता है कि उसी वाटर को हम पोर्टल वेन के थ्रू ना करके हम इस रास्ते से देते हैं, जिससे कि उसका एसाइटिस ठीक हो और उससे लीवर पे बर्डन कम पड़ता है। बर्डन कम पड़ने से लीवर फिर से वो अपने फंक्शन में वो आ जाता है। और अगर आप हिपेटोप्रोटेक्टिव दवाइयां भी साथ में अगर आप ऐड कर दिए तो ये एक मेरा बड़ा संक्षिप्त में एक मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट था। ये चरक का ही कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और मर्सी चरक ने कहीं भी रस औषधियां नहीं यूज की हैं इस संदर्भ में, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा जो बताया भी थी प्रियंजन जी। अब ये यहाँ पे जी बहुत सारे वैद्य लोग आ चुके हैं, यहाँ पे मैडम अंजना सक्सेना मैडम भी आ गई हैं। और ये जी जी और मुझे लगता है कि प्रियरंजन, और मैंने कल सबको को होस्ट बना दिया है। प्रियरंजन तिवारी जी से कुछ सवाल हो ओके सर आपके तो आप पूछ सकते हैं। मंदाकिनी जी, जी शशि तिवारी जी, विनीता जी, और सर हेलो सर, नमस्ते सर, मैं डॉक्टर जी माधुरी। नमस्ते मैडम जी हाँ सर, तिवारी सर, आपका केस बहुत अच्छा है सर, बहुत इंस्पिरेशनल सर। इसमें आपने फिर डाइट क्या दूध धो के ही रखा पेशेंट को कि नॉर्मल था नहीं डाइट? नहीं मैंने उसको कहा कि नॉर्मल डाइट वो खिचड़ी वगैरह खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो रोटी ओके। सब्जी भी खाता था,
क्योंकि एलोपैथिक हाँ डॉक्टर्स ने भी उसका बंद नहीं किया, तो मैंने भी नहीं बंद किया उसका। मैंने कहा तुम नॉर्मल डाइट, हाँ ऑयल हाँ वाली चीजों को मैंने परहेज किया था कि तुम ऑयली चीज एकदम हाथ नहीं लगाओगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब वेरी गुड सर। तो फिर मतलब नॉर्मल पे रख के ये किया है ना सर? हाँ नॉर्मली नॉर्मल डाइट। एक्चुअली क्या मैडम, आजकल हो नहीं सकता इस तरह से हाँ वही, कि पेशेंट अब सुनता भी हाँ नहीं पूरे टाइम, वो नहीं दूध पे हाँ, रहता। पेशेंट कर भी नहीं पाता वो। अच्छा, मैंने अभी भी वो उस पेशेंट को मैंने एक हिदायत दी है, ये मैं हर पेशेंट को बताता हूँ, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे किसी भी बीमारी के हो। मैंने कहा कि दुनिया में जितनी भी बेस्वाद चीजें हैं आप उसको खाओगे, जो स्वादिष्ट चीजें हैं उससे आप दूर रहोगे बस। हाँ ये सर बराबर है। मैंने साफ बोल दिया कि जो तुमको पसंद नहीं हो मार्केट में जाओ, जो सब्जी तुमको पसंद नहीं हो पहले तो वो खाओगे। जैसे करेला नहीं पसंद है हमको, वो खाओ। तोरी नहीं पसंद है, वो खाओ। तो ऐसी सब्जियां लाओ, जबकि आलू सबको पसंद है, हमको आलू मत खाना। तो ऐसा मैंने जो शुगर फ्री जो सब्जियां हैं, वैसी चीजें जिसमें रफेज हो, तो ऐसी चीजें पेशेंट खाए। तो पेशेंट को मैं, अच्छा आटा भी मैं यही बोलता हूँ कि गेहूं छोड़ के तुम और भी आटा यूज करो कोई भी, जैसे जौ का मैं हाँ आटा ज्यादा यूज करवाता हूँ मरीजों को कि जौ का आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि सुपाच्य है और थोड़ा रुक्षता भी उसमें होती है, कफ नहीं बनने देता, स्रोतोवरोध नहीं होता। तो जौ का ही प्रयोग मैं कराता हूँ, जैसे चाहे डायबिटिक्स हो या आपके स्किन डिजीज में भी मैं जौ का ही आटा खिलवाता हूँ। अगर किसी को स्किन डिजीज हुई हो तो मैं हाँ गेहूं का आटा सबसे पहले मैं बंद करता हूँ। गेहूं का आटा बंद कीजिए, जौ का आप यूज कीजिए, और हो सके तो उसमें बाजरा या मक्के का आटा थोड़ा सा मिला लीजिए। एक मंडुआ एक आता है आटा, हमारे यहाँ पहाड़ों में मिलता है, तो उसका अच्छा आटा उसमें मिक्स करिए। ये 4 आटे का आप रोटी खाएंगे। होता क्या है, इससे मरीज ना ज्यादा एक तो खा नहीं पाता, इसको बहुत हार्ड बनती है रोटी, तो पेशेंट ज्यादा खा नहीं पाता, तो शरीर में मल भी ज्यादा नहीं बनता। जित कम अन्न जाएगा तो कम मल बनेगा, तो कम बीमारी होगी। मेरा एक ये भी थोड़ा मानना है, तो इसलिए मैं रोक देता हूँ। और वैसे जो गेहूं की आपने रोटी भी होती है कभी पेशेंट, लंदन पे रखा था पेशेंट को ऐसा कुछ लंदन? नहीं नहीं लंदन पे नहीं रखा था मैं। अच्छा ओके ओके सर। लंदन और पे सर नहीं, वो पानी नॉर्मल का, डाइट ले रहा था, ये था। और सर पानी का क्वांटिटी पीने का वो? हाँ पानी मैंने बोला था उसको कम लेने की, पानी और नमक का प्रयोग कम करना है। हाँ ओके ओके पानी सर। नमक, पानी नमक उसको पहले भी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने थोड़ा सा पानी वगैरह तो कम कर रखा था उसका। तो पानी नमक, नमक पे मैंने स्पेशल जोर दिया था कि नमक मत तुम खाना। और कोई भी नमक वाली औषधि, मैंने कहा कहीं भी जाना तो कोई, जैसे लोग नहीं होता कहीं और आयुर्वेदिक अस्पताल में चले जाते हैं कि सर पेट नहीं साफ हो रहा तो पंचसकार मिल गया, तो मैं उसको मना करता हूँ कि तुम नमक वाली चीज मत खाना। कभी कभी कोई दे भी देता है, कभी नहीं रिपोर्ट दिखाई, पेशेंट ने गलती से खा लिया, तो वो स्वेलिंग और बढ़ा देगा। तो मैंने उसका साल्ट रिस्ट्रिक्शन कर रखा है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं है। मैंने उसको सेंधा नमक के लिए बोला था, सेंधा नमक तुम ले सकते हो। तो इससे ज्यादा और कुछ था नहीं परहेज में, परहेज बहुत ज्यादा उसका था नहीं। नॉर्मल वो खाना खाता, कभी कभी वो खा भी लेता था घर की साल्ट में बनी हुई भी जो खाना है वो भी खा लेता था, कभी सेंधा नमक, जैसा उसको प्रेफरेंस था। मतलब बहुत ज्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन मैंने उसको बता रखा है कि जितना वो फॉलो कर ले, 60-70% भी अगर फॉलो कर लेता है तो दवाइयां काम कर जाएंगी। लेकिन मैडम कॉन्सेप्ट इसमें एक ही रहा, वो रहा मल विरेचन का। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जिससे वो ठीक हो सके। मतलब मुझे ये लगा किसी भी दवाई को हम प्रयोग कर सकते हैं जो मल का विरेचन उसको कराए रेगुलर, और साइड इफेक्ट ना हो उसको, तो उससे वो व्यक्ति क्या है, कंप्लीट ठीक हो जाएगा। मतलब चैनल्स का ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगा। थैंक यू सर। ये अच्छा समझ आया, नहीं तो मूत्र विरेचन ही दिमाग में रहता है। ये मल नहीं मैम, मूत्र विरेचन तो हमारे चरक में लिखा ही नहीं है, मूत्र विरेचन। हाँ, आप चरक का वो चैप्टर, आप जलोदर वाला चैप्टर उठाइए, उसमें एक भी सिंगल ड्रग नहीं है जो मूत्र का विरेचन कराती है। जियोलॉजी की चिकित्सा जो विरेचन कराया, आप देखिएगा जो भी दवाइयां, वो सभी दवाइयां की पुलिस भी नहीं है। और इवन जो जलोदरारी रस बना भी है वो भी पुरुष विरेचन के लिए ही बना है। आज से 300-400 साल पहले जब रस औषधियां आई तो उसमें ये जयपाल मिला करके इसको प्रयोग किया गया, और जयपाल इसमें भी मिला हुआ है आपकी यकृत बिहारी लौ में थोड़ा सा, इसलिए विरेचन कराता है। ये तो विरेचन ही कॉन्सेप्ट रहा। ऐसा नहीं, मेरे 2-3 पेशेंट चल रहे हैं जो लीवर के हैं, वो बड़े ठीक है, मतलब जिनको लोगों ने गंगाराम तक में जाके चले आए, वहां भी बोल दिया कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, आप उसके लिए तैयार रहो। वो पेशेंट मेरे 3-4 साल से फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, अपना घर पे हैं, ये 1-2 यही सिंपल दवाइयां वो खाते हैं और ठीक रहते हैं, और ना उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, अपना सर्विस भी बढ़िया चल रही है। और मैं देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा तो 1-2 जो पेशेंट है उनका, जैसे नहीं तो उनसे बात करके उनका वीडियो एक मैं बनाऊंगा थोड़ा सा 5 मिनट्स का,
कि जो कि मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर को दे दूंगा, वो शेयर कर देंगे आप लोग को कभी। ठीक है, तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि उनका वीडियो एक बन जाए। या तो आप उनको 5 लाइव मिनट में में भी एक ला शॉर्ट, सकते हैं, कभी लाइव में भी ला सकते हैं आप उनको, अगर हाँ लाइव कोई में भी अगर ला सकते हैं। दो पेशेंट तो मेरे अंडर में भी चल रहे हैं ट्रीटमेंट में। तो मैं उनको लाइव में भी मैं उनको ला सकता हूँ, ला के मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा बहुत उन बहुत पेशेंट को कभी। बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है अगर प्रियरंजन तिवारी जी से, तो आप पूछ सकते हैं चिकित्सा से जी सर, संबंध में जो प्रणाम सर। उन्होंने दी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मैडम। सर आप जी, ये जो यकृत लिहारी लॉ दिया है या जो भी मेडिसिन आप देते हैं, तो वो कंपनी मेड रहती है कि आपकी खुद की बनाई? नहीं कंपनी मेड है मैडम, कंपनी मेड है। जैसे बैद्यनाथ की है या किसी भी कंपनी, डाबर की, किसी की भी मिल जाती है। किसी मतलब जनरली अच्छी कंपनी ही है ये सब, तो इनकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। बैद्यनाथ और डाबर अगर मिल इनको जाए तो हम जो भी जी, आप जो भी खाना दे रहे हैं अगर, तो वो पूरा पेट भर के अच्छे से खा लेते हैं या जितनी नहीं, वो भूख है पेशेंट उससे की आधा? डाइट थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि उसको ना पेट में दर्द भी होता था उसको। तो उसकी डाइट जी ऑलरेडी कम थी। मैं जब मेरी बात हुई ना, तो डाइट कम थी, जी तो अभी भी लगभग डाइट थोड़ी सी उसकी बढ़ गई है खुद ही। तो नॉर्मल वो खुद ही लंघन वो एक तरह से कर रहा था वो, मान लीजिए। मतलब उसकी डाइट शुरू से ही कम थी, तो मैंने उसकी डाइट पे ज्यादा जोर नहीं दिया। बस उसको मॉडिफाई कर दिया कि ऑयली चीजें नहीं लेनी है तुमको, पानी कम पीना है, पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और नमक का प्रयोग कम करना है, सेंधा नमक का यूज करना जी सर, थैंक यू सर। है। लेकिन कराना हमें पूरी विरेचन नहीं है, बस मल का विरेचन कराना, बस यही कॉन्सेप्ट रखिए। और कोई भी पेशेंट है जी, उसको बेखौफ होकर आप दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाते हैं। तो मेरे कितनी भी पास भी है खतरनाक एक एसाइटिस पेशेंट, हो वो ठीक लेकिन हो उनको जाएगी। विरेचन उससे होता ही नहीं है। एक यकृत लिहारी लौह को मैं बीडी दे रही हूँ तो भी विरेचन नहीं होता। तो मैम जलोदरारी रस स्टार्ट कर दीजिए। जी सर। हाँ, जलोदरारी रस से हो जाएगा वो। थोड़ा सा ज्यादा पानी अगर हो ना, तो जलोदरारी रस तो पक्का करा देगा वो। और यकृत पिलारी थोड़ा माइल्ड केस में देने लायक है, जिसका कोस्ट थोड़ा जी मध्यम है, उसमें ठीक अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा क्रूर कोस्ट, एक्चुअली क्या है, कोस्ट क्रूर हो चाहे ना हो, लेकिन स्रोतो अवरोध इतना ज्यादा है ना, कि उस अवरोध को जी तोड़ने के लिए आपको दवाई थोड़ी सी स्ट्रांग आपको देनी ही पड़ेगी। 1 टेबलेट या 2 टेबलेट तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट की जान बचानी है, तो हमें दवाई देनी पड़ेगी स्ट्रांग। अच्छा, एक बार सोतो जी अवरोध खुल जाएगा ना, फिर 1 टेबलेट से भी काम चल जाएगा। पहली बार उसको दिक्कत होगी। जी सर। तो और वाटरी प्रियरंजन जी, स्टूल निकलना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी सेशन की होस्ट जो है वो मैडम अंजना मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप कुछ ऐड ऑन कर दीजिए, और आपका भी एक्सपीरियंस उसमें थैंक मिल यू जाए। सर। जी सर, नमस्कार सर। सर मैं बता आपको रहे हैं होस्ट सर। बना देता हूँ सेशन का, आपको होस्ट जी बना रहा सर, हूँ मैं। जी जी सर, जी सर। जी सर अच्छा डिस्कशन चल रहा है, सर बोल रहे हैं, बाकी जैसा होगा हम बताएंगे। जी सर। जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैद्य प्रियरंजन तिवारी जी से कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रियरंजन तिवारी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं जी यहीं बहुत से, बहुत धन्यवाद सर। मेरा मेरा 9 बजे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जी 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 सर। जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी चलिए। मच। हाँ, जैसे अभी सर बताए ना, जो अभी हम उदर रोग की बात कर रहे हैं, और उदर रोग में बहुत अच्छे से हम लोग जो पढ़ते आए हैं, या अक्सर चिकित्सा भी सर ने बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मैडम मेरी? हाँ बताइए, हाँ बोलिए। बताइए मैडम, बताइए। हाँ, तो उधर में जो हम लोग चिकित्सा करते हैं, उसमें जैसे आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि हम जो 3 अवस्थाएं वर्णित हैं। एक तो जैसे कि अजातोदक अवस्था, मतलब कि वहां पानी का हाँ एकत्र ना होना। दूसरा उसका होता है हाँ जी जी पिच्छा अवस्था, और तीसरा होता है जातोदक अवस्था, मतलब पानी का जी इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पे जी। जैसे अगर हम बोलते हैं कि संचय पते दोषा नाम, कि जितना अगर दोषों का हम्म संचय हो रहा है तो अभी उसका अपहरण कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर हम हम्म स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो वो जैसे कि हमने कहा कि अजातोदक अवस्था जो होगी वो पिच्छावस्था में नहीं कन्वर्ट होगी, और पिच्छावस्था जो होगी वो जातोदक अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगी, है ना। तो इस जी तरह से जी जो जो ट्रीटमेंट आपने बताया, सारी बातें आपने बताई, तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी शुरुआत जो होती है वहाँ मेन 2 लक्षणों से होती है। एक तो होता है अग्निमान, दूसरा होता है आधमान। अग्निमान जी होगा जी। तभी आधमान होगा, क्योंकि अग्नि अग्नि जो है वो बल है हमारा,
और अग्नि जब बंद होती है तो क्या होगा कि हमारी प्रॉपर जो है धातु या कहना चाहिए आहार पाक ही नहीं प्रॉपर होगा, और आहार पाक प्रॉपर नहीं होगा तो रस धातु प्रॉपर नहीं बनेगी, और जब रस धातु प्रॉपर नहीं बनेगी तो गृहिणी की विकृति होगी, और जब गृहिणी की विकृति होगी तो फिर जैसे कहते हैं हम लोग कि आपने से बताया कि श्रोत अवरोध होगा, और जो स्रोतस का अवरोध होगा जी वहाँ पे स्पेशली अम्बु में स्रोतस का अवरोध की मात्रा मानी गई है, और श्वेत में स्रोतस की भी बात आएगी। हाँ श्वेत व और अम्बु जी। हाँ, और इस तरह से लगातार जो है अगर अध्ययन और हेतुओं का प्रयोग करते जाएंगे तो फिर वहां पे जो होगा वो रस धातु जो बनेगी तो, लेकिन दुष्ट रस धातु बनेगी, और वो संचय होगा और श्रोत अवरोध होगा और मल का संचय होगा, और वो जो जहाँ उसको जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सार और किट का विभाजन ठीक होता है तो सार जो होता है वो भाग जो होता है वो पहुंचता है और किट भाग नहीं पहुंचता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि किट भाग जो है वो ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है और वो इस तरह से मल की खट्टी मल जो है एकत्र हो जा रहा है। तो ये अगर इस तरह से जैसे आपने बताया कि नित्य विरेचन, तो ये सबसे सबसे कहना चाहिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि नित्य विरेचन ही जो है इसकी चिकित्सा है, कि विरेचन जो है हमेशा जो है होते रहना चाहिए, मतलब कि अगर पेशेंट को मल त्याग होता रहेगा तो ये हम पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करके इसको ठीक ला सकते हैं, क्योंकि और मल दूसरे तो मैडम डेली बन रहा है हमारे शरीर में ना, हाँ तो हाँ, और हाँ उसका इकट्ठा भी निष्कासन हो रहा बहुत है, जरूरी पहले है। से भी इकट्ठा हुआ पड़ा है। जी, एक तो उसमें पहले हमने से ये भी इकट्ठा हुआ है, दूसरा डेली बन रहा है, जी तो इसलिए नित्य देने से ये है कि एक रूटीन में आ जाए उसका। हाँ, तो यहाँ पे यही हुआ ना सर, जैसे भी बात है कि दोष संचय हुआ, मल संचय हुआ, श्रोत अवरोध हुआ, है ना। जैसे हमने विरेचन जी बताया, तो विरेचन से सबसे पहले वही होता है कि विरेचन क्या होता है, पित्त को जो है पित्त को ठीक करता है ना, पित्त का प्रकोप हुआ जी था उसको पित्त को हाँ। ठीक करेगा, और उससे जो विरेचन होगा तो कहीं ना कहीं उससे जल संचिति भी दूर होगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मल कम होगा और वो बाहर निकलेगा, और जब जल संचिति कम होगी तो फिर जो है उससे जल का प्रमाण भी बॉडी में कम होगा। तो सबसे जी नित्य मैम। मेनम, हाँ, नित्य मेनम विरेचयति, इसलिए कहा गया है कि इसको नित्य विरेचन जरूर देना चाहिए। अब नित्य विरेचन के बाद जो है अगर हम देखते हैं तो ये समटाइम्स ऐसा कहा भी गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, चरक चिकित्सा में भी आया है कि तीक्ष्ण विरेचन के भी चिकित्सा की गई है। जैसे भी आपने कहा कि तो अवरोध ज्यादा होता है और व्याधि की कंडीशन जिस तरह की होती है, और रोग की और रोगी की दशा काल देश अगर हम सब पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आचार्य कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसे अभी आपने बताया कि मैडम अगर उसमें यकृत जो प्लीहादी रोग से काम नहीं चलता है तो फिर आपको जलोदरानी रस देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी कंडीशन में तीक्ष्ण तीक्ष्ण विरेचन भी और हाँ थोड़ा सा तीक्ष्ण तीक्ष्ण औषधि भी विरेचन। देते हैं। हाँ, जी हाँ, और ये भी बताया कि यहाँ पे विशेषतः जो जयपाल के जो कल्प है उसको उपयोग में लाया जाता है, जैसे वो यस मैम। अश्वकंचुक, हाँ अश्वकंचुकी हुआ, इच्छा भेदी हुआ, इच्छा जलोदरानी भेदी हुआ, है। है ना, हाँ नाराज रस हुआ, इस तरह के जो हमारे कल्प है उनको ये उपयोग में सारे ही लाया जा बहुत सकता है। स्ट्रॉन्ग परगेटिव नहीं है। हाँ, जैसे जिसमें पहले कम जयपाल है वो उसको यूज किया जाता है, उससे लाभ मिल हाँ जाता है तो पहले बहुत कम वाले अच्छा से होता है। काम चल जाए ज्यादा अच्छा है। जी, हाँ और उसके क्योंकि बाद पोस्ट फिर का भी पता नहीं रहता ना कि किसमें पोस्ट है। जी, तो और एक जी मैम। उसके बाद ये भी बताया है उन्होंने कि अगर जैसे कि उष्रोधक को बताया है कि विरेचन द्रव्यों के लिए जो अगर अनुपान देते हैं तो उष्रोधक दे सकते हैं, है ना, कम मात्रा में, हाँ लेकिन अगर कम जलपान मात्रा। एकदम, हाँ जलपान अगर निषिद्ध होता है तो उसका हम अनुपान गर्म दूध भी दे सकते हैं। हाँ और गर्म ये भी, दूध है। हाँ ये भी बताया है कि अगर जयपाल कल्प वगैरह जो हम देते हैं वो प्राय अगर हम प्रातः काल में देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात में जी देने से अगर उसको वेग आएंगे तो उसका हाँ फिर रात रात में में, नहीं। हाँ जी नहीं हाँ, तो इस वो दो दिक्कत बातें, करता है, हाँ पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होगी उससे। हाँ, तो ये भी हाँ देखा गया है कि इस तरह मॉर्निंग से टाइम ठीक अगर, है कि हाँ दिन में जी, जी। आपने लगातार जो दिया है तो इससे आपको मिला होगा कि उसकी जो जल संचिति होती है वो कम होती है, तो उदर में भी जो एक हाँ कहते हैं ना कि वो आकार भी उसका कम होगा, मतलब एक तो होता है ना हाँ जलोदर हो रहा काफी है या, उसको हाँ हाँ मैडम उसको ना पेन एक्चुअली क्या वो दो चीज से परेशान था, एक तो हाँ, पेन और सूजन लेके आया था, रिपोर्ट उसने छिपा दी थी। उसने अच्छा, रिपोर्ट मुझे बताया, फिर मैंने जब बहुत ज्यादा पूछा तो बताया कि उसने रिपोर्ट दिखाई। अब पेशेंट को तो पता नहीं रहता क्या है, तो बताया कि 10 दिन से मेरा एलोपैथ में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने रिपोर्ट देखा तो उसमें ये सारी चीजें थी, एसाइटिस लिखा है, क्रोनिक लिवर डिजीज, और सिस्ट भी लिखा हुआ है, बाइलेटरल सिस्ट। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बाइलेटरल सिस्ट लिखा है, दोबारा जो रिपोर्ट आई उसमें एक में ही सिस्ट मिला किडनी में, एक में सिस्ट। मैंने उसको बोला है कि एक बार रिपोर्ट और कराना, थोड़ा एक बार कंफर्म हो जाएंगे। 15 दिन बाद मैंने बोला है कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के मुझे बताना कि वाकई वो सिस्ट भी गायब हो गया है क्या। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो किडनी हाँ में जो सिस्ट थी उसको
हो सकता है बाइलेटरल वो भी एक हो तरह से सकता है भाई उसका। श्रोता अवरोध रहा होगा हाँ और श्रोत श्रोता रोग अवरोध के रहा कारण होगा। वो बन गया हाँ, हो हम्म। और सॉफ्ट रहा हो। सिस्ट भी कई तरह की होती है ना मैडम, सॉफ्ट रही हो तो क्या पता वो निकल गई हो, क्योंकि इसमें विरेचन तो हो ही रहा था उसको अच्छे से। हाँ। एक पॉइंट और आया सर, हाँ वो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, शास्त्रोक्त है वो। उसमें इन्होंने ये बताया कि जी। जब हम विरेचन से जल संचिति कम होती है, जैसे हमने कहा कि उदर का आकार कम होता है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा अवकाश हो जाता है ना, स्पेस हो जाता है। अवकाश तो हो ये जाता लोग, है, हाँ हाँ, तो अवकाश ये हो। यहाँ पे इन्होंने हाँ बताया है कि इसको जो है पट्टबंद करना चाहिए। तो पट्टबंद के लिए हाँ भी इन्होंने पट्टन। बहुत बढ़िया बताया है कि यहाँ पे जैसे अर्क पत्र ले लिया, वो अर्क पत्र हाँ को भी हाँ हम जैसे, हाँ, जैसे कोई भी हम पट्टी बांधते हैं तो उससे पहले हम अर्क पत्र को गर्म करके उधर पर रख सकते हैं, क्योंकि अर्क हम्म, पत्र जो होता है वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। और उससे मतलब क्या, जब हम उस गर्म करके रखेंगे तो वो हल्का स्वेदन करेगा, और जब स्वेदन करेगा स्वेदन तो वो भी करेगा। श्रोतरोध भी कम करेगा, है ना। हाँ और ये श्रुतो रुद्र एक, होगा। हाँ, एक तरह से अनग्नि स्वेदन का भी एक तरह से होगा, और वहाँ पाक की प्रवृत्ति भी हम्म। नहीं होगी। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि ऐसे एरंड स्नेह, अर्क पत्र में अगर हम एरंड स्नेह लगा के उसको बांधेंगे गर्म करके, तो उसका रिस्पॉन्स और अच्छा मिलेगा। और कहीं क्योंकि कहीं यहाँ स्वेद पे, व हाँ, स्रोत भी दुष्ट होते हैं ना, तो वो भी प्रवृत्त हाँ हो जाएंगे थोड़े से। जी, जी, इस स्वेद व तरह से स्रोत बहुत, भी एक्टिव हो जाएगा। हाँ, बहुत स्पेसिफिक मतलब इन्होंने बताया है, हाँ लेकिन नहीं बहुत अच्छा। जी, मतलब जी, उन्होंने अवकाश का भी ध्यान रखा है कि अवकाश हाँ उत्पन्न होगा तो फिर जल संचित हो जाएगा, तो अवकाश जी, को भी ध्यान रखना है कि वो भी चीज ना हो। लेकिन ये चूंकि पेशेंट दोबारा मेरे पास आया ही नहीं ना, मैंने उसका फोन नंबर लिया। हाँ नहीं मैंने सेव तो कर लिया था, लेकिन मुझे ध्यान से उतर गया था उससे पता करना। वैसे मैं अपने पेशेंट से टच में रहता हूँ, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया उससे। उसका आज मैसेज आया कि नहीं सर ये किया, मुझे काफी आराम है। तो वैसे ऐसे पेशेंट हैं काफी जो चल रहे हैं, जिनका बहुत सीरियस भी रहा केस, लेकिन काफी ठीक है वो। मतलब घर पे ही ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, अपना कहीं अपना नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट लगभग यही इसी के आसपास में रखता हूँ कि इससे ज्यादा नहीं देना है मरीज को। कभी कभी मरीज नहीं भी लेता है तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर लेने की भी जरूरत नहीं है। जो पुराने हो गए ना, तो उनको मैंने बोल दिया कि वीकली 2 बार आप विरेचन ले लिया कीजिए तीखा। तो पेशेंट अपने से खा लेते हैं वो, वीकली 1 बार 2 बार ऐसे भी ले लेते हैं वो, डेली भी नहीं लेने की जरूरत है। सर मैं डॉक्टर मंदाकिनी हूँ। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने मकोई अर्क या पुनर्नवा अर्क दिया, ये क्या गौमूत्र वाला था या फिर मतलब प्लेन था? नहीं प्लेन था मैडम, प्लेन था। सर ये कौन सी कंपनी का था सर? कंपनी तो मुझे नहीं पता है कंपनी कौन सी थी, वो उस मार्केट में यहाँ मिल जाता है, हरिद्वार में मिल जाती है सारी दवाइयाँ। मैंने बस उसको बता दिया तो ले आया था वो, और मैंने देखा नहीं कंपनी कौन सी थी। जी कोई सिंगल एक ही कंपनी का आता है वो, मुझे लग रहा है 1-2 कंपनी का। या तो बैद्यनाथ का रहा हो, मुझे लग रहा है बैद्यनाथ का अर्क मकोए और पुनर्नवा अर्क, एक मिक्स भी आता है और एक गोमूत्र वाला भी आता है। हाँ, मुझे यहाँ तो गौमूत्र वाला मिक्स, ही मिलता है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा अच्छा, चलिए मैं पता करता हूँ कि किस वो दुकान वाले का है मेरे पास, वो मैं पता करूंगा। ठीक। और मिक्स भी आता है आजकल, पुनर्नवा अर्क दोनों मिक्स रहेगा, पुनर्नवा और मकोए दोनों का मिक्स भी अर्क आता है। जी। तो थैंक मैं पता करके मैं डॉक्टर जोशी सर को मैं बता दूंगा, वो आपको बता दें। मैं बता दूंगा, मैं राजू मैडम को बता दूंगा। यू। हाँ थैंक सर, हाँ सर, मकोई अर्क डोज क्या रखा सर? डोज मैं मैडम मैंने चूंकि दोनों दो थे तो दोनों का मैंने 2-2 चम्मच मैंने बोला था कि 2-2 चम्मच जो है रेगुलर लेते लेते रहना है। पानी चूंकि मिलाने के लिए मैंने मना किया था, मैंने कहा था 2-2 चम्मच, 2 चम्मच पुनर्नवा और 2 चम्मच मकुए, ये मैंने उसको बोला था। 2-2 चम्मच सुबह शाम उसको लेना है पेशेंट को। और बाद में मैंने उसको पुनर्नवा की मात्रा मैंने 2 से 4 चम्मच भी की थी। मुझे याद आ रहा है कि एक बार वो शायद मेरे से बात हुई तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही मैंने बोल दिया था 4 चम्मच कर दो। लेकिन उसका मूत्र विरेचन बहुत ज्यादा उसको होता भी नहीं था, उसको ना मूत्र विरेचन इससे होता भी नहीं था, सारा उसको जो हुआ मल विरेचन ही हुआ, और उसी ने उसको ठीक किया। और एलोपैथ की उसकी सारी दवाइयां बंद कर रखी थी, जो भी मूत्र डायबिटिक्स थी सारी बंद थी सर पेशेंट की एज क्या थी सर? उसकी। एज मुझे लग रहा है 50 के आसपास थी क्या एज, मुझे लग रहा है, अच्छा ठीक है सर। ध्यान नहीं नहीं। मतलब ये मतलब एज प्रौढ़ावस्था थी। हाँ मतलब बेरेबल एज थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। ठीक। ओके, थैंक यू अभी सर। भी जो दूसरे पे, ठीक है मैडम। जी सर। जी सर, बोलिए बोलिए।
हाँ, तो और दूसरे भी जो मेरे पेशेंट चल रहे हैं वो भी लगभग 54 के आसपास ही हैं, वो 54 56, वो तो बहुत सीरियस थे, वो तो बेचारे काफी ठीक हैं। तो मैं संडे संडे पूछ लेता हूँ कभी कभी महीने में एक आध बार कि अभी कैसी तबीयत है। तो अभी मैं कल पता करके उनका बताता हूँ, तो एक दिन मैं देखता हूँ तो ऑनलाइन कर दूंगा 2 पेशेंट को, तो दोनों पेशेंट अपने बारे में बताएंगे, तो उससे भी काफी अच्छा पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है अभी वर्तमान में उनकी। मतलब कोष्ठ शुद्धि पे मेरा ध्यान रहता है, कोष्ठ शुद्धि रखें अगर ना, तो काफी बीमारियां उसी से ठीक हो जाती हैं। जितने भी तरह के पॉइजन बन रहे हैं हमारे शरीर में, वो रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइजन तो बनेगा ही बॉडी में, लेकिन वो पॉइजन कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो शरीर में फैल के बीमारी उत्पन्न करेगा। सर तो आपने सब में यकृत विहारी यूज किया है ना? हाँ, यकृत प्लेहारी और जलोदरारी भी करते हैं। जलोदरारी जिसका बहुत ज्यादा बीमारी बड़ी व्याधि या तो बड़ी हो या तो रोगी बलवान हो, तो मैं जलोदरारी प्रेफर कर लेता हूँ, अदरवाइज यकृत प्लेहारी चला देते हैं। तो दोनों के हिसाब से यकृत प्लेहारी थोड़ा सा मॉडरेट है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जलोदरारी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तो यकृत प्लेहारी थोड़ा ये होता है, जो केस नहीं समझ में आता तो उसमें ब्लाइंडली आप यकृत प्लेहारी आप देख के चला सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत विरेचन आएगा, 2-3 विरेचन, 4 विरेचन, जैसा कोष्ठ हो, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उससे नहीं होता। और पेशेंट को मैंने बता दिया था, घबराने की बात नहीं है। 2 बार भी खाते हैं मरीज, 3 बार भी खाते हैं, 2-2 गोली भी खाते हैं, नहीं होता है तो पेशेंट फॉलो, बस सबसे बड़ी बात मैंने देखा पेशेंट फॉलो कर ले तो काफी हद तक ठीक होता है। बाकी तो भगवान के हाथ में है कि कितना किसी को ठीक होना है नहीं होना है, वो तो सब भगवान के हाथ में रहता है। हम तो बस प्रयास कर सकते हैं। भाई भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि आप इसको यूज करके आप ठीक कीजिए बस। हाँ, अभी कुछ चैटिंग आई है, मैं जरा देखूं तो उसने क्या पूछा है। अब जैसे किसी का आया है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 और 2 में क्या दें, तो मैं तो फल त्रिकादि क्वाथ ही चलाता हूँ और आरोग्यवर्धनी वटी, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ फैटी लीवर कोई बीमारी होती ही नहीं है। ये तो इतना खराब कॉन्सेप्ट एक बना रखा है कि फैटी लीवर एक बीमारी है। फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं है, मैं इसको बीमारी मानता ही नहीं हूँ। ये डाइट रिलेटेड है। आप किसी को भी व्रत उपवास लंघन वगैरह कराइए, ऑयली चीजों से दूर रखिए। कई लोग तो मैंने ऐसे देखा जो जीवन में जिन्होंने फैट नहीं खाया उनका फैटी लीवर हो गया, दुबले पतले व्यक्ति हैं उनका भी फैटी लीवर आ गया। तो फैटी लीवर एक नॉर्मल चीज है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है, ये कोई डिजीज नहीं है। तो सर आप हाँ, ग्रेड 1 अगर या कोई 2 में कितने दिन तक दवा चलाते हैं फैटी लिवर की ग्रेड 1 और 2 में? मैं फल त्रिकादि क्वाथ और आरोग्यवर्धनी वटी चलाता हूँ, और जैसे पेशेंट जितना दिन भी खा सके। शुरू में तो 15-20 दिन तो मैं रेगुलर करता हूँ कि आपको लेना है 2 टेबलेट बीडी आरोग्यवर्धनी वटी और फल त्रिकादि क्वाथ डेली लेना है एक बार आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। खाली पेट नहीं देते, क्योंकि कभी कभी कई पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है फल त्रिकादि क्वाथ से। फिर बाद में मैं कहता हूँ अल्टरनेट डे लेना है आपको फल त्रिकादि क्वाथ। तो सर ये कितने और महीने फिर तक क्या है ऐसे बात, लेना है? 3 मैं महीने तक मैं चला देता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं टेपर करके उसकी मात्रा, मतलब 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 4 दिन का, वीकली। फिर पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो गया फैटी लीवर में तो उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई वीकली एक बार ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग फैटी लीवर तो मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फिर क्या है, जब वो बंद कर देते हैं काढ़े वगैरह तो 6 महीने साल भर बाद फिर हो जाता है उनको फैटी लीवर। तो फैटी लीवर देखिए कोई बीमारी नहीं है, उसके कारण दिक्कत नहीं आनी चाहिए पेशेंट को। थोड़ा सा एक्चुअली क्या आजकल लोगों का एक्सरसाइज कम हो गया है, डाइट ज्यादा हो गई है, इनटेक ज्यादा है, आउटटेक कम है, तो इस कारण से प्रॉब्लम हो रही। तो हमें भरसक ध्यान देना चाहिए कि वो डाइट एक्सरसाइज योगा प्राणायाम सब कुछ करता रहे, तो दवाइयां उसकी छूट जाएंगी। तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, फैट कहीं डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी में। जैसे हमारे शरीर में जगह जगह फैट डिपॉजिट होता है, वैसे लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। लीवर एक उसको जगह देता है फैट डिपोजिशन का। तो बस उसको आप, हम ये चाहें कि पेशेंट डाइट भी लेता रहे और फैट वहां से हट भी जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो डाइट भी सुधारनी बहुत जरूरी है पेशेंट की, कि डाइट उसका प्रॉपर रहे, और फिर वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रुक्ष आहार विहार में थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ पेशेंट को, जो मैंने बताया था आटा गेहूं छोड़ देना होगा, गेहूं चावल उसको छोड़ना पड़ेगा, गेहूं चावल उसको, क्योंकि
स्वाद में ये अच्छे होते हैं और पेशेंट क्या है ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं इनको। तो जो बेस्वाद वाली जो रोटियां होती हैं जैसे आपकी जौ, मक्का, बाजरा, मंडवा, इसको मिला के जो आटा है इसकी रोटी भी पेशेंट नहीं खा पाता। 4 बनाएगा तो 2 भी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो डाइट इंटेक उसका कम हो जाता है और इसमें फैट लगभग काफी कम मात्रा में होता है, तो वो फैट डिपॉजिट भी नहीं होता। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं रखता हूँ कि सर डायबिटीज डाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हम लोग ट्रीट करते हैं तो मरीज को जो है रुक्षता हो जाती है जब हम ये सब देते हैं उसको। अगर इनके सर नहीं आपको आती है क्या ऐसा कुछ, या आती है तो आप क्या नहीं, करते अगर हैं? रुक्षता मैम अगर रुक्षता अगर किसी को महसूस हो ना तो थोड़ा सा जैसे गुड़ के साथ आप प्रयोग कर सकती हैं। थोड़ा सा हाँ गुड़ के साथ आप प्रयोग कीजिए और मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए अगर रुक्षता आ रही हो तो। फिर कभी कभी वो गेहूं की रोटी भी खा सकता है, कोई ऐसा नहीं पूरी पाबंदी रहे कि एकदम ही नहीं खाना है। क्योंकि पेशेंट घर में क्या कर रहा है हमें पता भी नहीं चलता ना, तो पेशेंट को ये भी बोल देना है कि भाई 1-2 टाइम की बजाय तुम 1 टाइम खाओ, या 4 रोटी खाते हो तो 1-2 रोटी तुम गेहूं की खाओ, 1-2 रोटी इसकी खाओ। तो ऐसे करके भी हमें बैलेंस करके थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल होके चलना पड़ेगा, तो वो ठीक रहेगा। मतलब हमें डाइट पेशेंट कितना खा सकता है नहीं पता चला, हमने ऐसी पाबंदी लगा दी पेशेंट कुछ खा ही नहीं रहा है तो उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। तो हमें दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंट दवा भी खा ले और जो डाइट है उसको फॉलो भी कर सके। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रख के करेंगे कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट फॉलो कर लेगा वो। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा ठीक है बताया। मैडम जी। शशि मैडम बताइए कैसा रहा आज का सर का अनुभव? सर ने बहुत अच्छे से शेयर किया हम लोग को, बहुत अच्छा सा सबका इंटरेक्शन भी रहा, एक नया टॉपिक भी आज आया। और उधर रोग पे बहुत दिनों से चर्चा नहीं हो रही थी लेकिन अब चर्चा हुई, और अभी तो हमारे अरविंद पाठक सर आते हैं तो उनका फेवरेट रहता है, क्योंकि बताया गया है कि सारे रोग बाद में जलोदर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उधर रोग को अगर हाँ हम हाँ ठीक से जी, सही ट्रीटमेंट सही नहीं बात करते है। हैं। जी क्योंकि आम विष मैडम बनता है ना, तो आम जी विष हर बीमारी का कारण आम विष बताया गया, कोई भी बीमारी हो, जी हर बीमारी के कारण आम विष है। और आम विष अंत में उसका एंड पॉइंट वहां पे आना है, चाहे आपका लंग्स हो चाहे लीवर हो, कहीं ना कहीं फ्लूइड कहीं ना कहीं जमा हो सकता है। हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हरिहर सर बोलिए आप। नहीं अब हरिहर और तो सर कुछ नहीं बोलना है साहब। नवीन साहब ने कल बताया था ना एक बुक के बारे में, उसके बारे में पूछना था। सहचर सहचर आयुर्वेदा की सहचर वैद्य इस तरह का था सर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं बस आपको इतना ही बताती हूँ। बोला, फिर तो हम संभाषा में चले गए। बस आपकी बात पूरी नहीं हुई थी सर के। नहीं नहीं सर बताए तो थे, लेकिन वही रहा होगा, हम बताते हैं सर आपको। सर का जो दवा उसका नाम था वो हम आपको बता सकते हैं। आप नाम ही पता करना चाह रहे हैं ना, तो हम उसका हाँ नाम बता रहे हैं। वो सर उसका नाम था वैद्य सहचर, वैद्य सहचर करके वो किताब थी सर। और वहां पे वो यहाँ की वहां नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो विश्वनाथ जी द्विवेदी की लिखी हुई थी किताब है, लेकिन किताब का नाम वैद्य सहचर है। और वो मुझे लगता है बिहार बिहार के कोई पब्लिकेशन का नाम ले रहे थे सर। तो आप अगर अमेजन पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी सर। ओके। जी सर। मैडम कुछ बताएंगी कि अब टाइम हो रहा है, वैसे 5 मिनट है, अगर आप लोग चाहें तो 5 मिनट कुछ और डिस्कस करिए आप लोग प्लीज, थोड़ा सा चेंज करिए। विनीता मैम, माधुरी मैम, वर्षा मैम, हाँ कुछ बोलिए। जी मैम। हाँ मैम, ये तो बहुत अच्छा सर ने आज सिखाया, बहुत डाउट्स क्लियर हो गए। जी और मैम। जी ऐसे मैम। इंस्पिरेशन मिला कि हम भी सॉल्व कर सकते हैं केस में, तो ऐसे लगता है बिल्कुल बढ़िया। हाँ बिल्कुल। मैडम बहुत ये कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, बड़े मुझे इजीली तो ऐसे लगता है कि रेफर टाइपिंग कर की सकते जरूरत हैं नहीं हम लोग। पड़ेगी। हाँ वही, तो एटलीस्ट आइडिया तो क्रोनिक आया लीवर कि डिजीज आपको ध्यान रखना है, क्रोनिक लीवर डिजीज हो, और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है मैंने देखा है। सर यही आपने तो कॉन्फिडेंस दिलाया, तो अभी हम भी कर सकते हैं सर, नहीं तो ऐसे डर जी डर जी के जी रहते कि हाँ बड़ा है केस, होगा कि नहीं हम्म। होगा। नहीं तो मैडम इधर गुजरात साइड में मैंने देखा बहुत करते हैं, वहाँ तो जलोदर वगैरह का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ इसी जलोदराई रस से ही करते हैं। वहाँ काफी पेशेंट वहाँ ठीक हो गए हैं, वहाँ पे गुजरात में, अहमदाबाद में और जामनगर में भी काफी करते हैं उधर साइड में। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस कॉन्फिडेंस सर, थैंक यू, मुझे तो बहुत जी अच्छा जी लगा। जी मैम ओके ठीक है। वो इसको वो
मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, थैंक नमस्ते यू सर, मैडम। नमस्ते। रंजना मैम, हाँ मैम, बताइए मैम, हाँ बताइए। मेरी एक पीसीओडी की पेशेंट थी और हाँ मैम। उसका यूएसजी में स्मॉल यूट्रस लिखा था, तो हाँ पीसीओडी भी था और अच्छा वो था कि उसने सारी एलोपैथिक बहुत सारे दिनों तक नहीं ली थी। जी तो फिर लास्ट मंथ मैंने वो नॉर्मल साइकिल के लिए दिया, जी कुबेराक्स और आरोग्यवर्धिनी और सब देते हैं वही दीपन पाचन। जी तो जी दिन ऊपर होके नॉर्मल आ गई। इस जी बार में इंड्यूस करते हैं जो ओम बन रहा है, तो फिर जी बोले और स्मॉल यूट्रस वो भी कैसा हुआ, तो वो जी नॉर्मल सोनोग्राफी में और जी डे पे 10.9 mm था फॉलिकल। जी तो फिर बोली 4 दिन के बाद एक बार देख लेते हैं, तो 16 डे पे गई तो उस दिन भी फॉलिकल का ग्रोथ 13 नहीं था और ठीक है मैम, आज वापस गई तो 18/21 हो गया। तो फिर ठीक है आज मैम, मैंने तो वो हाँ रप्चर होना चाहिए। जी, हाँ 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 रप्चर होना चाहिए। हाँ, तो आज 18 डे है जी उसका। जी तो हाँ, और 9.7 एंडोमेट्रियम थिकनेस है, तो वो तो सब जी नॉर्मल हो गया। जी जी मैम। पर वो तो स्मॉल अभी यूट्रस वेट का करते मैम हैं। अब हाँ दैट वो इज तो यही है पहले कि उसको शोधन करा, वो नस से कराना पड़ेगा ना आपको रप्चर कराने के लिए। हाँ मैं देती हूँ नस से, तो मैंने सतपुष्पा का दिया ओव्यूलेशन नहीं, इंड्यूस के ऐसे लिए। में थोड़ा सा अदरक सरस का रस से मिला दीजिएगा, बिडंगा बिडंगा आदि लहो, गोक्षुर उसका जो हाँ हम लोग काढ़ा देते हैं ना, विडंगादी हाँ लोहो दे दिए उसको उनको, और गोरख मुंडी का क्वाथ बना के दीजिए विडंगादी लोहो के साथ। ओके। जी वो स्मॉल यूट्रस तो दीपन पाचन से हो गया मैम, वो तो वो उसमें ठीक हो उसके लिए जाएगा, तो मैं वो हाँ, वो हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैम, वो नॉर्मल हो ठीक हो गया जाएगा। मैम, वो तो हाँ नॉर्मल हो गया ऐसे। हाँ ठीक है, अभी वेट करिए रप्चर, वो उसका फॉलिकल रप्चर वाला वेट करिए तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट। ओके ओके जी ठीक है, अब बंद करते हैं, है ना, समय हो रहा है, अब एंड करते हैं। हाँ सब मैम, लोग को शुभ कर रात्रि, दूंगी। नमस्कार जी। शुभ रात्रि।